नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे माइटोसिस सेल डिवीजन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर सेल डिवीजन से कहीं क्वेश्चन आता है तो माइटोसिस या मेयोसिस से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो हम समझ लेते हैं माइटोसिस होता क्या है। माइटोसिस, जिसको हम माइटोटिक या इक्वेशनल सेल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। अगर कहीं क्वेश्चन पूछ ले कि माइटोटिक या इक्वेशनल सेल डिवीजन क्या होता है, तो आप माइटोसिस को ही डिफाइन कर देंगे, क्योंकि तीनों बातें एक ही हैं। जो माइटोसिस है वो ग्रीक भाषा के शब्द से बना हुआ है, जिसमें माइटोस का मतलब होता है थ्रेड और ओसिस का मतलब होता है डिवीजन, यानी डिवीजन ऑफ थ्रेड ही कहलाता है आपका माइटोसिस। हिंदी में कहें तो धागों का विभाजन ही माइटोसिस कहलाता है, जो कि यहाँ धागों का मतलब क्रोमोसोम से है। तो माइटोसिस सेल डिवीजन सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया वाल्टर फ्लेमिंग द्वारा कब? 1879 में। द टर्म माइटोसिस फर्स्ट यूज बाई हिम। जो माइटोसिस टर्म सबसे पहले यूज भी किया गया, इन्हीं के द्वारा किया गया। तो इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी कि माइटोसिस जो है ग्रीक भाषा के शब्द से बना हुआ है, जिसमें माइटोस का मतलब थ्रेड, ओसिस का मतलब डिवीजन होता है, जिसको सबसे पहले वाल्टर फ्लेमिंग ने 1879 में डिस्क्राइब किया और फर्स्ट यूज भी इन्हीं ने किया। आगे चलते हैं। अब जो माइटोसिस होता है उसकी परिभाषा जान लेते हैं पहले। इन माइटोसिस सेल डिवीजन ईच न्यूक्लियस डिवाइड इनटू टू सोमैटिक डॉटर सेल, है ना। आफ्टर कंप्लीट द डिवीजन एज ए रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल और न्यू क्रोमोसोम। कहने का मतलब सिंपल सा है कि माइटोसिस सेल डिवीजन में जितने भी न्यूक्लियस होते हैं दो सोमैटिक डॉटर सेल में टूट जाते हैं। जैसा कि आप नीचे फिगर देख रहे होंगे कि जो 2n टूटा है वो 2n और 2n में ही टूटा है। ये माइटोसिस में होता है। ये फिगर आप दिमाग में अपने रख लीजिएगा। जब ये डिवीजन कंप्लीट होता है तो नए सेल का निर्माण होता है, या कहिए नए क्रोमोसोम का निर्माण होता है। माइटोसिस सेल डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ। जो माइटोसिस सेल डिवीजन है वो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए काम आता है, ना कि रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए, क्योंकि रिप्रोडक्टिव की बात करेंगे तो आपका मेयोसिस में चला जाएगा। उदाहरण समझते हैं कि हीलिंग ऑफ वुंड एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज ऑर्गन इन बोथ प्लांट एंड एनिमल इज रिस्पॉन्सिबल या इज बेस्ड ऑन माइटोसिस सेल डिवीजन। जो आपको चोट लग जाता है या कोई सेल डैमेज हो जाता है, उसकी हीलिंग के लिए माइटोसिस सेल डिवीजन ही काम आता है। मियोसिस रिप्रोडक्शन में काम आएगा, और जो माइटोसिस रहता है वो वेजिटेटिव ग्रोथ में काम आएगा। पौधे का जो वेजिटेटिव ग्रोथ होता है वो माइटोसिस की वजह से होता है, और जो उसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है वो मियोसिस की वजह से हो रहा है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब देख लेते हैं कि माइटोसिस में 5 स्टेजेस आते हैं। पहले स्टेज का नाम है इंटरफेज, फिर प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज। ये 5 स्टेज है जो आप याद रखिएगा। हाँ, इसको एक ट्रिक बता देते हैं, आप उससे याद रख सकते हैं इन पाँचों को। ये ट्रिक है आई पास्ड माई एग्रीकल्चर टेस्ट। आई से हो गया इंटरफेज, पी से हो गया प्रोफेज, एम से हो गया मेटाफेज, ए से हो गया एनाफेज और टी से हो गया टीलोफेज। तो ये ट्रिक आप याद रखेंगे, आई पास्ड माई एग्रीकल्चर टेस्ट, यानी इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, ये 5 स्टेज है। अब धीरे धीरे हम सब स्टेज के बारे में धीरे धीरे पढ़ लेते हैं। तो पहला स्टेज कौन सा है? इंटरफेज। इंटरफेज पढ़ लीजिए। सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज है सेल डिवीजन का, याद रखिएगा ये पॉइंट, इसका यूज अभी आएगा आगे भी। तो सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन कौन सा है? इंटरफेज। इंटरफेज में आप देखेंगे कि क्रोमोसोम फुल्ली एक्सटेंडेड रहता है, यानी पूरी तरह से फैला होगा और अनकॉइल्ड होगा। कॉइल्ड फिगर कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कॉइल्ड होता है ना मच्छर भगाने वाला, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। इसको खोल दीजिएगा, आप कुछ इस तरह खोल दीजिए, अनकॉइल्ड हो गया, और थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए यानी फैला दीजिए। तो यही कहा गया है कि इंटरफेज के दौरान जो क्रोमोसोम आपको दिखेगा वो पूरी तरीके से एक्सटेंड होगा और अनकॉइल्ड होगा। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियोलस जो होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप के भी नाम से जानते हैं, वो दोनों आपको दिखाई देंगे। यानी इंटरफेज के दौरान न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट होंगे। एक वैज्ञानिक हो जिनका नाम था हावर्ड, उन्होंने 1953 में माइटोसिस को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। 3 भागों का मतलब है इनके 3 सब स्टेजेस हैं। पहला G1 हो गया,
दूसरा हो गया एस फेज और तीसरा हो गया G2 फेज। अब आप देखेंगे कि G1 और ये G2 फेज में G1 फेज G2 फेज G1 G2 G1 और G2 फेज में आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा होगा, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होगा। तो G1 में आप याद रखेंगे कि आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होगा और G2 में भी आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होगा। जो मिड वाला है एस फेज, इसमें केवल डीएनए का संश्लेषण होगा। G1 फेज को हम फर्स्ट गैप के नाम से भी जानते हैं और G2 फेज को हम सेकंड गैप के भी नाम से जानते हैं। जो एस फेज है इसको हम सिंथेसिस फेज के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि G2 फेज में किसका संश्लेषण होता है, तो याद रखिएगा कि आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और सबसे लॉन्गेस्ट सेल डिवीजन का कौन सा होता है, तो इंटरफेज होगा, जिसमें आपके क्रोमोसोम पूरी तरीके से बिखरे होंगे। ये आपको फिगर दिखा देता हूँ, ये देखिएगा, इसमें जो आपको क्रोमोसोम दिख रहे हैं वो पूरी तरह से, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, क्रोमोसोम पूरी तरीके से अनकॉइल्ड है, बिखरे हुए हैं। न्यूक्लियोलस आपको देखिए यहाँ फिगर में दिख रहा होगा, न्यूक्लियर इन्वेलप जिसको हम कह रहे थे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी दिख रहा है। तो इंटरफेज में ये सारी चीज़ें होती है। अब आगे बढ़ते हैं, इंटरफेज के बाद क्या आता है, प्रोफेज। आपने ट्रिक याद किया होगा, आई पास्ड माई एग्रीकल्चर टेस्ट। तो इंटरफेज हो गया। अब हम पढ़ते हैं प्रोफेज के बारे में, ठीक है। तो प्रोफेज क्या होगा कि सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज होता है माइटोसिस का। देखिए इंटरफेज में बताया था कि इट इज़ द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। तो आप लगाएं, अगर पूछ लिया तो आप लगाएंगे इंटरफेज। अगर कहेगा लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस तो आप लगाएंगे प्रोफेज। ये दोनों क्वेश्चन पूछता है और दोनों कंफ्यूजिंग है। फिर से एक बार बता देता हूँ कि लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन पूछेगा तो आप लगाएंगे इंटरफेज। अगर पूछ लिया लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस तो आप लगाएंगे प्रोफेज। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे समझ लेते हैं प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज स्टार्ट आफ्टर एंडिंग ऑफ इंटरफेज एंड बिफोर मेटाफेज। जैसे ही इंटरफेज खत्म होगा वैसे ही प्रोफेज आपका शुरू होगा। तो यही बोला गया है कि प्रोफेज इंटरफेज के बाद आता है और मेटाफेज के पहले आता है। एक लाइन। अब अगली लाइन में लिखा हुआ है कि द अपीयरेंस ऑफ डेफिनेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज का सबसे महत्वपूर्ण घटना आपको बता दिया जाए कि इसमें एक धागे नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देता है ना। द अपीयरेंस ऑफ डेफिनेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहाँ, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है इसका, मतलब पहचान है इसका कि प्रोफेज में आपको क्या होगा कि क्रोमोसोम थोड़े और विजिबल होने लगते हैं, जिसमें ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के आपको दिखने लगते हैं। ड्यूरिंग प्रोफेज न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, इसमें भी न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेंगे। इंटरफेज में भी सेम यही था कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट आपको क्या दिख गया कि हमको ये दिख गया कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हमें क्या दिखाई देते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। और ये स्ट्रक्चर कौन सा होता है, क्रोमोसोम धीरे धीरे बन रहा होता है। ठीक है, आगे समझ लेते हैं। अब आता है ड्यूरिंग अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज और एंड प्रोफेज। ठीक है, अर्ली प्रोफेज, जब प्रोफेज शुरू हो रहा होगा तो आप देखेंगे क्रोमोसोम आर कंपेरेटिवली लॉन्गर एंड थिनर। क्रोमोसोम थोड़ा सा लंबे लंबे दिखेंगे और ये इतने मोटे नहीं दिखेंगे, कम से कम ये इतने पतले से होंगे। ठीक है, तो क्रोमोसोम अर्ली प्रोफेज में लंबे होंगे और पतले होंगे। जब मिड प्रोफेज शुरू होगा तो क्रोमोसोम के क्रोमेटिड दिखने लगते हैं। जैसे ये क्रोमोसोम है, मान के चलिए ये जो दो पार्ट है ये क्रोमेटिड है। कोई भी क्रोमोसोम क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है, लेकिन अर्ली प्रोफेज में वो क्रोमेटिड आपको नहीं दिखेगा। लेकिन जब मिड प्रोफेज आएगा तो यही क्रोमेटिड आपको कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। ठीक है, जब प्रोफेज खत्म होने वाला रहता है तो वो क्रोमोसोम थोड़े मोटे दिखने लगते हैं और मोटे दिखने के साथ साथ वो थोड़े से छोटे हो जाते हैं और मोटे और छोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि जो अर्ली प्रोफेज होता है उसमें क्रोमोसोम लंबा होगा, पतला होगा। मिड प्रोफेज में आते आते क्रोमेटिड, यानी जितने भी क्रोमोसोम होंगे उसके दो क्रोमेटिड होते हैं, वो अच्छे से दिखने लगेंगे। जब प्रोफेज खत्म होने लगता है तो वो क्रोमोसोम छोटे हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं। ये इंटरफेज खत्म होता है, प्रोफेज भी आपका खत्म होता है। प्रोफेज का जो फिगर है वो आप देख लीजिएगा कि प्रोफेज में ये देखिए, अर्ली प्रोफेज में है ना,
क्रोमोजोम, जितने भी क्रोमोजोम होंगे सब लंबे 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 एक दूसरे से पकड़े हुए हैं। जैसे मिड प्रोफेज आता है थोड़ा सा ये छोटे हो जाते हैं और हल्का सा मोटे होने लगते हैं, और लास्ट प्रोफेज जाते जाते एकदम मोटे हो जाते हैं और छोटे छोटे हो जाते हैं। तो ये था अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज और लेट प्रोफेज। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं मेटाफेज के बारे में। मेटाफेज क्या होता है? सबसे मीडियस्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस होता है। माइटोसिस का सबसे बीच वाला यानी मीडियस्ट स्टेज कौन सा होता है? मेटाफेज होता है। इन दिस स्टेज 4 इंपॉर्टेंट इवेंट टेक प्लेस। इसमें 4 महत्वपूर्ण घटना घटती हैं। पहली महत्वपूर्ण घटना है कि डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। आप देखेंगे पिछले 2 स्टेज में न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों थे। इसमें क्या होगा कि न्यूक्लियोलस गायब होने लगता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने लगता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहिए चाहे न्यूक्लियर इन्वलप कहिए, दोनों बात सेम है। तो न्यूक्लियोलस गायब हो जाएगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने लगता है और एक स्पाइंडल फाइबर दिखने लगता है, कुछ इस तरीके से स्पाइंडल फाइबर दिखने लगता है। उसके बाद चौथी घटना क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोजोम ऑन टू अ सिंगल प्लेन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेट। एक प्लेट पे क्या होगा कि आपको क्रोमोजोम दिख ऐसे 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 क्या होता है कि जाकर सभी क्रोमोजोम एक जगह टिकने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। खाना खाने के लिए समझ लीजिए एक प्लेट है जिसपे सभी सब्जियां, दाल चावल रोटी आके रख जा रही है। तो क्रोमोजोम क्या हो गया कि मान लीजिए आपका फल सब्जी सैलड ये फूड हो गया और इक्वेटोरियल प्लेट पे सब जाके पड़ जाते हैं। काउंटिंग ऑफ क्रोमोजोम इज वेरी इजी इन मेटाफेज। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका जो कि क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रोमोजोम को काउंट करना, यानी क्रोमोजोम आप आसानी से किस फेज में गिन पाओगे, तो वो रहा मेटाफेज। मेटाफेज में आप क्या कर सकते हो? क्रोमोजोम को बहुत आसानी से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ फिगर में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बताया कि मेटाफेज में आपको न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन होने लगते हैं। ये हो गया, इसमें आपको न्यूक्लियोलस नहीं दिख रहा होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी ब्रेक डाउन होने लगते हैं। और क्या होता है कि जो क्रोमोजोम होता है एक प्लेट, ये देखिए प्लेट सीधा गया है ना, इस पर आकर क्या कहते हैं क्रोमोजोम देख रहे हैं आप, आसानी से गिन भी पा रहे हैं, काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 आसानी से गिन पा रहे हैं। और ये जिस प्लेन यानी जिस एरिया पे आकर टिकते हैं उसको कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट के नाम से जानते हैं। फिगर से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे समझ लेते हैं, एनाफेज के बारे में समझ लेते हैं। एनाफेज में क्या होता है कि एनाफेज स्टार्ट आफ्टर मेटाफेज एंड बिफोर टीलोफेज। जैसे ही मेटाफेज खत्म होगा वैसे एनाफेज शुरू हो जाएगा और टीलोफेज के जस्ट पहले आएगा। ड्यूरिंग एनाफेज टू सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोजोम सेपरेट एंड माइग्रेट टुवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। देखिए हमने आपको बताया था कि क्रोमेटिड होता क्या है। अगर कोई क्रोमोजोम है, ये फिगर में आप देखिए ये क्रोमोजोम है, इसके ये 2 क्रोमेटिड होते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जितने क्रोमोजोम होंगे उसके जितने क्रोमेटिड होंगे वो क्या करते हैं, टूट कर अलग हो जाते हैं और सेल के अपोजिट पोल पर भाग जाते हैं। सेल के अपोजिट पोल पर क्या होगा, भाग जाएगा यानी चला जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर एब्सेंट। इसके पहले वाले में देख रहे होंगे कि गायब था, इसमें भी क्या रहेगा, गायब ही रहेगा, वो आएगा नहीं। एनाफेज इज द स्मॉलेस्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का सबसे छोटा स्टेज कौन सा है, तो एनाफेज। ठीक, दिस स्टेज एंड विद द रीचिंग ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड टू द अपोजिट पोल। यहाँ पहले मैंने बता दिया था कि जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड कहने का मतलब क्या है, ये क्रोमोजोम है, इसकी ये क्रोमेटिड है, ये आपको फिर से फिगर में अच्छे से बना के दिखा देता हूँ। सिस्टर क्रोमेटिड का मतलब यहाँ क्या है, मान लीजिए ये क्रोमोजोम है, इसके 2 क्रोमेटिड है और यहाँ पास में ये क्रोमोजोम है, इसके 2 क्रोमेटिड है और ये क्रोमोजोम है, इसके 2 क्रोमेटिड है। तो ये क्रोमेटिड, ये पेन चेंज कर देता हूँ, ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, और ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड आपस में सिस्टर हैं, और ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड आपस में सिस्टर है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा कि जो क्रोमोजोम होते हैं उनके क्रोमेटिड आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी, है ना। द स्टेज एंड विद द, हाँ ये हो गया, रीचिंग ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड टू द अपोजिट पोल पर सिस्टर क्रोमेटिड भाग जाएगा यानी चला जाएगा। क्रोमोजोम मूवमेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन रिक्वायर्ड एनर्जी विच इज प्रोवाइड बाय एटीपी। क्रोमोजोम के मूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तो इसको कहाँ से मिलेगा, एटीपी देगा। एटीपी द्वारा इसको एनर्जी कौन देगा, एटीपी एनर्जी देगा किसको, क्रोमोजोम को मूवमेंट के लिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा एनाफेज के बारे में। अब हम पढ़ते हैं
टेलोफेज को, पर उससे पहले आपको फिगर दिखा देते हैं। इसमें फिगर में क्या कहा है, मैंने बताया था कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें भी गायब रहेगा। ठीक है सर, गायब है। इसमें क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड जो अपोजिट पोल पे भाग रहे हैं। ये देखिए, इसके पहले वाले में क्या था, यहाँ बीच में इक्वेटोरियल प्लेट था, उसी पे सब चिपके हुए थे। अब सब भाग रहे हैं एक दूसरे से दूर। सिस्टर क्रोमेटिड इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, सब एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, सेल के अपोजिट पोल पे। ठीक है, एनाफेज हो गया। अब आगे समझ लेते हैं। अब आता है टीलोफेज। इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का सबसे अंतिम स्टेज कौन सा है, टीलोफेज। आल्सो कार्ड रिवर्स प्रोफेज। प्रोफेज का उल्टा होता है, इसलिए हम कहते हैं इसको रिवर्स प्रोफेज। ठीक है। ड्यूरिंग टीलोफेज द फॉलोइंग इवेंट अकर। टीलोफेज के दौरान कुछ इवेंट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। द क्रोमोजोम अनक्वाइल्ड, क्रोमोजोम अनक्वाइल्ड हो जाता है। इसके पहले वाले स्टेज में, सबसे पहले स्टेज में क्या था आपका, अनक्वाइल्ड था, इसमें भी अनक्वाइल्ड हो जाता है। सो दैट दे बिकम वेरी लॉन्ग और थिन, बड़े लंबे लंबे और बड़े पतले पतले हो जाते हैं। ठीक है, प्रोफेज का जस्ट उल्टा बता रहे हैं। न्यूक्लियर रीअपियर, न्यूक्लियोलस फिर से दिखने लगते हैं। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज रिकॉग्नाइज्ड अराउंड ग्रुप ईच ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम। सीधे सीधे कहने का मतलब है, जो न्यूक्लियोलस होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती हैं, धीरे धीरे फिर से आना शुरू हो जाते हैं। अंत में क्या होता है कि एट द एंड ऑफ टेलोफेज फ्रेगमोप्लास्ट अपीयर एट द इक्वेटोरियल प्लेट ऑफ द सेल। जैसे मैंने बताया था, ये इक्वेटोरियल प्लेट ऑफ द सेल है, इसमें फ्रेगमोप्लास्ट बनने लगता है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनने लगता है जिसको हम कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। ऑर्डिनरली साइटोकाइनेसिस इज कंप्लीट बाय द एंड ऑफ टेलोफेज, और लास्ट में साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होता है तो आपका टेलोफेज खत्म। मतलब जैसे 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 ही टेलोफेज खत्म होता है उसके बाद साइटोकाइनेसिस आपका कंप्लीट हो जाता है। तो टेलोफेज में ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी है, केवल आपको इतना याद रखना है कि ये अंतिम स्टेज है माइटोसिस का, जो प्रोफेज का जस्ट उल्टा होता है। इसमें कुछ इवेंट होते हैं जिसमें न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से दिखने लगते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण, और लास्ट में साइटोकाइनेसिस हो जाता है। टेलोफेज का फिगर दिखा देते हैं, इसमें क्या होता है ये देख रहे हैं आप। ये न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग हो जाते हैं, यानी अलग नहीं हो जाते, यानी फिर से आपका रीअपियर होने लगते हैं। और ये बीच में आपका फिगर दिख रहा होगा सेल प्लेट का, ये देख रहे हैं, ये अलग हो रहा है एक दूसरे से, ये अलग हो रहा है दूसरे से। अब एक फिगर होना चाहिए कंप्लीट आपका। ये देखिए, इसमें आपको बता दिया जाए शॉर्ट में माइटोसिस के बारे में। पहला क्या था, इंटरफेज। इंटरफेज में आप पहले रिमाइंड कर लीजिए पांचों स्टेज। आई पास्ड माई एग्रीकल्चर टेस्ट, यानी इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इंटरफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वलप और न्यूक्लियोलस होता है, यानी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों होगा, और क्रोमोजोम क्या होते हैं, अनक्वाइल्ड होते हैं इंटरफेज में। ठीक है। और जैसे जैसे प्रोफेज आता है, क्रोमोजोम अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोजोम लंबे होते हैं, पतले होते हैं। मिड प्रोफेज में थोड़ा सा मोटे होते हैं, जिसमें आपको क्रोमेटिड आपस में दिखने लगते हैं। देखिए इसमें दिखने लगते हैं क्रोमेटिड। और लेट प्रोफेज आते आते क्रोमोजोम थोड़ा सा मोटे हो जाते हैं। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेजिक प्लेट बनता है, जिसको हम इक्वेटोरियल प्लेट के भी नाम से जानते हैं। ये ऊपर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम स्पाइंडल फाइबर के नाम से जानते हैं, ये सबको बांध के रखे रहता है स्पाइंडल फाइबर। ठीक है। एनाफेज में क्या होते हैं, जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं क्रोमोजोम को, वो अपोजिट पोल पे भागने लगते हैं। और टीलोफेज के दौरान सभी चीज़ें रीअपियर होने लगती हैं, है ना। प्रोफेज का उल्टा होने लगता है, और उसके बाद लास्ट में कंप्लीट होता है आपका साइटोकाइनेसिस। तो ये था माइटोसिस, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं माइटोसिस और मियोसिस से क्वेश्चन आता है, यानी सेल डिवीजन से, तो दोनों में से एक पक्का पूछ लिया जाता है। 7.5 नंबर 5 नंबर जितना भी क्वेश्चन पूछ ले। और जो MCQ है, उसमें भी क्वेश्चन आते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ठीक है, उसको मैंने बोल्ड कर दिया हुआ है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आप पढ़ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।